Good morning, friends. Welcome to today's lecture on microprocessor and microcontroller. Today we will start new chapter on 8051 serial port and programming. First of all, we will see data communication, how microcontroller communicates with input-output devices. First, we will see how data is transferred between the devices. Data can be transferred in two ways: serial communication and parallel communication. In serial communication, data is transferred bit by bit from sending end to receiving end. It requires only one line for transfer of data, so it is economical. In parallel communication, separate dedicated line is used for transfer of data and one separate line is used for parity. So transfer of data is very fast compared to serial communication, but it is costly as more number of lines are required to transfer data. It is mostly used to transfer data for short distance, less reliable compared to serial communication. ठीक है, अब एक माइक्रो कंट्रोलर है, उसको दूसरी डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन करना ही पड़ता है डेटा ट्रांसफ़र या रिसीव करने के लिए। तो ये डेटा कम्युनिकेशन मेनली दो तरह से होता है। पहला है सीरियल कम्युनिकेशन और दूसरा है पैरेलल कम्युनिकेशन। सीरियल कम्युनिकेशन में डेटा ट्रांसफ़र होता है बिट बाय बिट। ठीक है, तो इस डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए हमको एक सिंगल लाइन की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें हमारी हर एक बिट वन बाय वन ट्रांसमिटिंग एंड से रिसीविंग एंड पे जाएगी। क्योंकि इसमें एक ही लाइन रहती है, इसीलिए ये इकोनॉमिकल होता है, कॉस्टिंग कम आती है। और दूसरी मेथड है पैरेलल कम्युनिकेशन। पैरेलल कम्युनिकेशन में क्या होता है, जो ट्रांसमिटिंग डिवाइस होती है और रिसीविंग डिवाइस, उनके बीच में मल्टीपल लाइंस होती है हर एक बिट के ट्रांसफ़र के लिए। तो ऑब्वियसली पैरेलल कम्युनिकेशन में डेटा ट्रांसफ़र फास्ट होगा कंपेयर टू सीरियल कम्युनिकेशन, मगर क्योंकि हमको हर एक बिट के लिए सेपरेट लाइन रखनी पड़ती है, इसीलिए डेटा ये लाइन का कॉस्ट ज़्यादा आता है। इसलिए हम इसको मोस्टली शॉर्ट डिस्टेंस के कम्युनिकेशन के लिए ही यूज़ करते हैं। और ये रिलायबिलिटी में पैरेलल कम्युनिकेशन कम रिलायबल होती है कंपेयर टू सीरियल कम्युनिकेशन। सीरियल कम्युनिकेशन इसलिए रिलायबल होती है क्योंकि उसमें एक हैंडशेक प्रोसेस होती है डेटा ट्रांसफ़र से पहले, जिसकी वजह से जो डेटा ट्रांसफ़र में एरर होने के चांसेस बहुत कम हो जाता है। तो हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम ये कम्युनिकेशन डिसाइड करते हैं। अगर मुझे डेटा को लॉन्ग डिस्टेंस में सेंड करवाना हो और इस प्रोसेस को इकोनॉमिकल रखना हो और मुझे हाई एक्यूरेसी चाहिए कि एरर कम से कम आए, तो उस समय पे हम सीरियल कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं। अगर मेरी रिक्वायरमेंट हो कि मुझे डेटा ट्रांसफ़र फास्ट चाहिए, भले ही थोड़ा बहुत एरर आए, तो उस सिचुएशन में हम पैरेलल कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं। दोनों कम्युनिकेशन का डायग्राम भी दिया हुआ है। सबसे पहला डायग्राम है सीरियल कम्युनिकेशन के लिए। एक साइड पे माइक्रो कंट्रोलर है, वो कम्युनिकेट कर रहा है एक पेरिफेरल या इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ। ठीक है, इसमें हम दो लाइन देख सकते हैं, एक ट्रांसमिटिंग लाइन है और दूसरी रिसीविंग लाइन है। ये एक फुल डुप्लेक्स सीरियल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल दिया हुआ है। और दूसरा डायग्राम है पैरेलल कम्युनिकेशन का। इसमें दो डिवाइसेस है, एक सेंडर होगी जो डेटा ट्रांसफ़र कर रहा होगा और दूसरा रिसीवर होगा जो डेटा रिसीव करेगा। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं हम हर एक बिट के लिए एक सेपरेट लाइन है। अब हम कंपेयर करेंगे पैरेलल कम्युनिकेशन और सीरियल कम्युनिकेशन को। इन पैरेलल कम्युनिकेशन, group of bits of data is transferred at a time, whereas in serial data communication, only one bit of data is transferred at a time. Data transfer rate is high in parallel data transfer. So, as there are multiple lines for each bit,
cabling cost is high, so it is preferred for short distance communication. It is less reliable compared to serial communication. There is chances of getting error error in data transfer. Example of parallel data transfer are GPIB, PCI, etc. Whereas in serial data transfer, only one bit of data is transferred at a time. Data transfer rate is low. क्योंकि हमारा डेटा बिट बाय बिट जा रहा है, तो ऑब्वियसली ये डेटा ट्रांसफ़र होने में ज़्यादा टाइम लगेगा कंपेयर टू पैरेलल कम्युनिकेशन। केबलिंग कॉस्ट कम आएगी क्योंकि एक ही लाइन हमें यूज़ करनी है। सॉरी। अब क्योंकि ये सिंगल लाइन है तो हम लॉन्ग डिस्टेंस के लिए भी इसे यूज़ कर सकते हैं। मोर रिलायबल एग्जाम्पल है RS-232C, USB, एक्सेट्रा। Basics of serial data transfer. In serial transmission, parallel data is converted in serial data using parallel in serial out PISO shift register during transmission, and at receiving end serial data is converted into parallel data using serial in parallel out shift register. ठीक है, अब मैं सीरियल कम्युनिकेशन दो डिवाइस में कर रहा हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि जो हमारा डेटा है वो डिवाइसेस में भी सीरियल के फॉर्म में ही हो, पैरेलल डेटा भी हो सकता है। उसको हम सबसे पहले सीरियल में कन्वर्ट करेंगे ट्रांसमिशन से पहले, और वो करते हैं हम एक PISO शिफ्ट रजिस्टर के, जिसका इनपुट पैरेलल होता है और आउटपुट में हमको सीरियल डेटा मिलता है, इसलिए इसका नाम होता है पैरेलल इन सीरियल आउट। इनपुट पे पैरेलल डेटा होगा, आउटपुट में हमको सीरियल बिट्स मिलेंगे, और रिसीविंग एंड में हमको जो सीरियल डेटा मिल रहा होगा उसको कन्वर्ट करना होगा पैरेलल डेटा में। उसको हम कन्वर्ट करते हैं सीरियल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर की मदद से, शॉर्ट में SIPO शिफ्ट रजिस्टर बोलते हैं। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सीरियल कम्युनिकेशन। बेस्ड ऑन हाउ डेटा इज ट्रांसफर्ड, serial communication can be classified as सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। ठीक है, डेटा ट्रांसफ़र एक साइड से दूसरी साइड किस तरह से हो रहा है उसको हम क्लासिफाई करते हैं मेनली 3 पार्ट में। सबसे पहला होता है सिंप्लेक्स, तो इसके बाद आता है हाफ डुप्लेक्स और फिर आता है फुल डुप्लेक्स। हर एक को हम डिटेल में देखेंगे। इन सिंप्लेक्स, डेटा ट्रांसफर टेक्स प्लेस इन वन डायरेक्शन ओनली। देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ डेटा ट्रांसफर from other side. Example, data transfer from computer to the printer. जो सिंप्लेक्स सीरियल कम्युनिकेशन होती है उसमें डेटा सिर्फ यूनि डायरेक्शन में फ्लो होगा। अगर दो डिवाइसेस है तो एक डिवाइस हमेशा ट्रांसमीटर की तरह बिहेव करेगी और जो दूसरी डिवाइस है वो हमेशा रिसीवर की तरह बिहेव करेगी। अपोजिट डायरेक्शन में डेटा कभी ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। इसका एक कॉमन एग्जांपल है कंप्यूटर टू प्रिंटर कम्युनिकेशन। जब हमको कोई डिवाइस कुछ प्रिंट करवाना होता है तो हमारा डेटा कंप्यूटर से प्रिंटर में जाता है और आउटपुट में हमको एक प्रिंटेड पेज मिलता है। इसमें कभी डेटा प्रिंटर से कंप्यूटर में नहीं जाता है, इसलिए ये सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन हुआ। अब दूसरा कम्युनिकेशन होता है हाफ डुप्लेक्स। इन हाफ डुप्लेक्स, डेटा ट्रांसफर टेक्स प्लेस इन बोथ डायरेक्शन but one side at a time. Both devices cannot transfer data at same time. Example, walkie-talkie. हाफ डुप्लेक्स में क्या होगा, डायरेक्ट डेटा ट्रांसफर बोथ डायरेक्शन में होगा। दोनों डिवाइस एज अ ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग डिवाइस बिहेव कर सकते हैं, मगर एक टाइम पे सिर्फ एक ही साइड से डेटा ट्रांसफ़र हो रहा होगा, दोनों एक साथ नहीं भेज सकते हैं। इसका कॉमन एग्जांपल है वॉकी टॉकी। हम वॉकी टॉकी में कम्युनिकेशन करते हैं तो पहला एक पर्सन अपना बात पूरी कंप्लीट करता है, उसके बाद जो सामने वाला पर्सन होता है फिर वो अपनी बात करता है। इस तरह से एक टाइम पे एक ही साइड से डेटा ट्रांसफ़र हो रहा होता है, इसलिए इसको हाफ डुप्लेक्स बोलते हैं।
और लास्ट क्लासिफिकेशन है फुल डुप्लेक्स। इन फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन डेटा ट्रांसफ़र कैन टेक प्लेस इन बोथ डायरेक्शन साइमल्टेनियसली। ठीक है, इसमें डेटा ट्रांसफ़र दोनों साइड से हो सकता है एट अ इंस्टेंट। मैं एज अ ट्रांसमीटर भी बिहेव कर सकता हूँ, उसी टाइम पे मैं डेटा रिसीव भी कर रहा हूँ, इसलिए इसको हम फुल डुप्लेक्स बोलते हैं। इसका एग्जांपल है टेलीफोन लाइन वेयर बोथ यूज़र कैन टॉक एट अ सेम टाइम। हम टेलीफोन पे बात कर रहे होते हैं तो एक ट्रांसमीटर ट्रांसमिट भी करता है, वो साथ में डेटा रिसीव भी करता है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सीरियल डेटा कम्युनिकेशन। Serial data communication is of two types. First one is asynchronous serial data communication and second is synchronous serial data communication. First of all, we will see what is asynchronous serial data communication. In asynchronous communication, it is character oriented. Bits of a character or word are sent at a constant rate, but characters can come at any rate as long as they do not overlap, hence named asynchronous। ठीक है, जो एसिंक्रोनस वाली मेथड होती है कम्युनिकेशन की, वो कैरेक्टर ओरिएंटेड होता है। जो एक वर्ड या कैरेक्टर का बिट्स होती हैं वो कांस्टेंट रेट पे जा रही होती हैं, मगर कैरेक्टर्स किस रेट पे जाएगा वो फिक्स्ड नहीं रहता है, इसलिए इसको हम एसिंक्रोनस मेथड बोलते हैं। ठीक है, लाइन हैज़ टू स्टेट्स, लॉजिक 1 और हाई कॉल्ड मार्क एंड लॉजिक 0 विच इज़ कॉल्ड स्पेस। ठीक है, इसमें बेसिकली दो स्टेट्स होते हैं, एक हाई स्टेट होगा जो लॉजिक 1 होता है जिसे हम बोलते हैं मार्क, और दूसरा जो लो स्टेट होता है लॉजिक 0 उसको हम बोलते हैं स्पेस। व्हेन नो कैरेक्टर इज सेंट, लाइन रिमेन्स इन हाई स्टेट। ठीक है, आइडियल सिचुएशन होगी जब डेटा ट्रांसफ़र नहीं हो रहा होगा तो वो जनरली लॉजिक 1 या हाई पे रहता है। Beginning of character is indicated by a start bit which is always low, which is used to synchronize transmitter and receiver. Then data bits are sent with LSB, least significant bit first, followed by stop bit which is active high। अब इसमें डेटा ट्रांसफ़र होता कैसे है? अब जनरली जब डेटा ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है तो हाई होगा, हाई स्टेट में रहेगा। जैसे ही हमको डेटा ट्रांसफ़र करना हो तो सबसे पहले एक लो सिग्नल आता है जिसको हम स्टार्ट बिट बोलते हैं। ये रिसीवर और ट्रांसमीटर को सिंक्रोनाइज़ करने के लिए होता है। उसके बाद हमारा जो एक्चुअल डेटा होता है कैरेक्टर में वो ट्रांसफ़र होता है। सबसे पहले लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट आएगी, उसके बाद सीरीज़ में हमको एंड में मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट आएगी, और जब एमएसबी भी पास हो जाएगी तो एक एक्टिव हाई आएगा जिसे हम स्टॉप बिट बोलते हैं, वो इंडिकेट करेगा कि यहाँ कैरेक्टर ख़त्म हो गया है। कॉम्बिनेशन ऑफ स्टार्ट बिट कैरेक्टर एंड स्टॉप बिट इज कॉल्ड फ्रेम। तो ये स्टार्ट बिट कैरेक्टर और स्टॉप बिट मिला के इसको कंबाइन में हम बोलते हैं एक फ्रेम। तो एक फ्रेम के अंदर सबसे पहले हमको स्टार्टिंग में स्टार्ट बिट मिलेगी जो एक एक्टिव लो होता है, उसके बाद हमारा एक पूरा कैरेक्टर होगा डेटा का जिसके अंदर एक्चुअल डेटा होगा, और उसका सीक्वेंस होगा, सबसे पहले लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी, सबसे एंड में मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी, और एंड में एक स्टॉप बिट होगा। इसको हम एक फ्रेम बोलेंगे। डेटा ट्रांसफ़र रेट इज एक्सप्रेस्ड इन बीट्स पर सेकेंड विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड बॉड रेट। ठीक है, डेटा किस स्पीड्स पे ट्रांसफ़र हो रहा है उसको बताने के लिए हम बॉड रेट यूज़ करते हैं जो कि बीट्स पर सेकेंड में दिया रहता है। एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन इज़ ऑफ लो स्पीड लेस देन 20 किलोबिट्स पर सेकेंड। ठीक है, ये स्लो मेथड है, इसमें डेटा ट्रांसफ़र स्लो स्पीड पे होता है क्योंकि इसमें हमको पहले बताना पड़ता है डेटा कब स्टार्ट हो रहा है स्टार्ट बिट की मदद से, और डेटा कब स्टॉप हो रहा है वो स्टॉप बिट की मदद से बताना पड़ता है, इसीलिए डेटा ट्रांसमिशन स्लो हो जाता है। अब हम नेक्स्ट डेटा ट्रांसमिशन देखेंगे जो कि है सिंक्रोनस डेटा ट्रांसमिशन।
In this method, start and stop bit of asynchronous transmission can be eliminated by synchronizing transmitter and receiver by a common clock signal. Hence, it is called synchronous serial data transmission. ठीक है, एसिंक्रोनस में जिस वजह से हमारा डेटा ट्रांसफर स्लो हो रहा था स्टार्ट और स्टॉप बिट को, उसको हम इस मेथड में कम्प्लीटली एलिमिनेट कर सकते हैं एक कॉमन क्लॉक सिग्नल की मदद से। जब हमारे पास कॉमन क्लॉक सिग्नल होगा ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग डिवाइस के बीच में, तो हमको स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसीलिए इसको हम एक सिंक्रोनस मेथड बोलते हैं। ड्यूरिंग ट्रांसमिशन synchronous bits are inserted instead of start and stop bits. High speed data transfer can take place. ठीक है, क्योंकि स्टार्ट बिट स्टॉप बिट नहीं होती है, डायरेक्ट डेटा ही ट्रांसफ़र होता है, इसीलिए ये हाई स्पीड में ट्रांसफ़र कर सकता है डेटा। ये उसका डायग्राम है। इससे पहले हम एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसमिशन का भी डायग्राम देख सकते हैं स्लाइड में। सबसे पहले जो डेटा आ रहा है पहले एक्टिव हाई रहेगा, मार्क स्टेट में रहेगा, जो बता रहा है कि डेटा ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। अब जैसे ही स्टार्ट बिट आएगी जो एक्टिव लो है, तो रिसीवर को पता चल जाएगा कि अब डेटा आने वाला है। उसके बाद हमारा एक पूरा कैरेक्टर ट्रांसफ़र होगा। टॉप बिट आएगी जो कि एक्टिव हाई रहती है, वो बताती है कि मेरा बिट डेटा ट्रांसफ़र कंप्लीट हो गया। और सिंक्रोनस मेथड में क्या होता है, दोनों डिवाइसेस के बीच में हम एक कॉमन क्लॉक सिग्नल दे देंगे। कॉमन क्लॉक सिग्नल देने की वजह से हमारा जो स्टार्ट और स्टॉप बिट देनी पड़ती थी इसमें नहीं देनी पड़ेगी और डेटा ट्रांसफ़र स्पीड बढ़ जाती है। अब हम बॉड रेट टर्मिनोलॉजी देखेंगे। स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन इज कॉल्ड बॉड रेट। कितने स्पीड से हमारा डेटा ट्रांसमिट हो रहा है उसको हम बॉड रेट से डिफाइन करते हैं। इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ टाइम टेकन टू सेंड वन बिट एंड गिवन इन बिट्स पर सेकेंड। एक बिट को सेंड करने में कितना टाइम लग रहा है उसका रेसिप्रोकल ही बॉड रेट होता है और इसकी यूनिट होती है बिट्स पर सेकेंड। जनरली बॉड रेट्स आर मल्टीपल ऑफ 75 बिट्स पर सेकेंड और जनरली जो बॉड रेट होता है वो 75 के मल्टीप्लिकेशन में मिलेगा, जैसे 750 बिट्स पर सेकेंड, 150 बिट्स पर सेकेंड, 4800 बिट्स पर सेकेंड, इस फॉर्म में। अब सीरियल कम्युनिकेशन में प्रोटोकॉल्स रहते हैं जो डिफाइन करते हैं कि किस तरह से डेटा ट्रांसफ़र होना चाहिए। उसमें ही एक मोस्ट फेमस और कॉमन होता है RS-232 प्रोटोकॉल। ये सीरियल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। इसकी जो पिन होती है, एक होती है 25 पिन कनेक्टर, ठीक है। ऊपर वाले हम फिगर में देख सकते हैं एक स्टैंडर्ड RS-232 DB25 पिन कनेक्टर, ठीक है। इसमें टोटल 25 पिन्स रहती हैं। हर एक पिन का एक स्टैंडर्ड काम होता है। अब 25 पिन तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगी और इनके जनरली हर एक पिन यूटिलाइज भी नहीं होते, कितनी बिना कोई यूसेज के भी रह जाती है। तो उसका मॉडिफिकेशन आया है DB9 पिन कनेक्टर। इसमें सिर्फ 9 पिन ही रहती है, ठीक है। टोटल 9 पिन रहती है और एक साइड मेल कनेक्टर होगा और दूसरे साइड फीमेल कनेक्टर होगा। हर एक पिन का एक डिस्क्रिप्शन रहता है। जैसे पिन नंबर 1 होती है वो होता है डेटा कैरियर डिटेक्ट, जिसको हम डिनोट करते हैं DCD से। पिन नंबर 2 होती है वो रिसीव डेटा की पिन होती है, तो शॉर्ट में RXD लिखते हैं। पिन नंबर 3 ट्रांसमिटेड डेटा होता है, उसको डिनोट करते हैं TXD। पिन नंबर 4 होता है डेटा टर्मिनल रेडी। पिन नंबर 5 होता है ग्राउंड सिग्नल। पिन नंबर 6 होता है डेटा सेट रेडी। जो 7th पिन होती है रिक्वेस्ट टू सेंड RTS। 8 नंबर की पिन होती है क्लियर टू सेंड और जो 9th पिन होती है वो रिंग इंडिकेटर होती है RI। एक डेटा ट्रांसमिशन कैसे होता है RS-232 में वो हम
नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। ये एक जस्ट खाली आपको आइडिया देने के लिए है कि एक DB 9 पिन कनेक्टर ऐसा दिखता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, डेटा ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन यूजिंग RS-232C। ठीक है, अब डेटा ट्रांसफ़र एक्चुअल में कैसा हो रहा है वो हम इस टॉपिक में देखेंगे। Modems used to send serial data over long distances are known as data communication equipment. Terminals and computers that are sending or receiving serial data are called data terminal equipment. ठीक है, ऐसी डिवाइसेस जो डेटा सेंड या रिसीव कर रही है उसको हम DTE या डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट बोलेंगे, और ऐसी डिवाइस जो डेटा सीरियल डेटा को लॉन्ग डिस्टेंस पे सेंड कर रही है उसको हम डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट या DCE बोलेंगे। तो जो हमारा मॉडेम होता है उसको हम एक DCE इक्विपमेंट बोलेंगे, और PC हो गया, टर्मिनल हो गया, उसको हम DTE डिवाइस बोलेंगे। ठीक है, अब सीरियल कम्युनिकेशन रिलायबल क्यों होता है वो हम इस टॉपिक में देखेंगे। डेटा ट्रांसफ़र करने से पहले एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करते हैं ट्रांसमिटिंग और रिसीव डिवाइस। इसको हम हैंडशेक बोलते हैं। हैंडशेक प्रोसेस में क्या होता है, सबसे पहले ट्रांसमिटिंग डिवाइस अपने साइड से सारे चेक करेगी कि वो डेटा ट्रांसमिट करने के लिए रेडी है कि नहीं। उसी तरह रिसीविंग डिवाइस भी सिग्नल जनरेट करेगी कि वो डेटा रिसीव करने के लिए भी रेडी है, और जब दोनों साइड से कंफर्मेशन आएगी उसके बाद ही डेटा ट्रांसफ़र होता है। इसीलिए ये एक रिलायबल मेथड होती है। अब हम देखते हैं इस मेथड को। आफ्टर द टर्मिनल पावर इज टर्न्ड ऑन एंड टर्मिनल रन्स सेल्फ चेक, इट गिव्स डेटा टर्मिनल रेडी सिग्नल टू टेल मॉडेम इट इज़ रेडी। सबसे पहले जो टर्मिनल डिवाइस होगी वो सेल्फ चेक करेगी कि वो उसके सारे हार्डवेयर ओके हैं कि नहीं। जैसे ही उसे पता चल जाएगा कि उसका डिवाइस ओके है ट्रांसमिटिंग के लिए, तो वो DTR सिग्नल सेंड करेगा, जो कि होता है डेटा टर्मिनल रेडी सिग्नल, मॉडेम को बताने के लिए कि वो फुल्ली ओके है। When modem is ready to transmit or receive data, it gives data set ready signal DSR to the terminal। उसके अपोजिट में जो मॉडेम है DCE इक्विपमेंट, वो डेटा सेट रेडी सिग्नल भेजेगा बताने के लिए वो भी फुल्ली फंक्शनल है डेटा रिसीव या ट्रांसमिट करने के लिए। आफ्टर रिसीविंग DTR, द DTE, that is terminal equipment, request use of data channel by giving RTS, read request to send signal to begin transmission। ठीक है, जो टर्मिनल इक्विपमेंट हुआ जैसे कि कंप्यूटर, जब उसको मॉडेम से कंफर्मेशन मिलेगी कि वो ओके है, तो वो डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए एक RTS सिग्नल भेजेगा, जो कि होता है रिक्वेस्ट टू सेंड सिग्नल ट्रांसमिशन स्टार्ट करने के लिए। मॉडेम एट रिसीविंग एंड is then dialed. This modem responds with carrier frequency of 2225 Hz. When modem is connected to sending terminal, it generates carrier detect signal to the terminal। ठीक है, अब जैसे ही अपना जो टर्मिनल डिवाइस होता है RTS सिग्नल भेजेगा, तो मॉडेम उसको रिस्पॉन्ड करेगा कैरियर फ्रीक्वेंसी पे 2225 हर्ट्ज की। आफ्टर प्रॉपर टाइम इंटरवल, मॉडेम सेंड्स क्लियर टू सेंड सिग्नल इंडिकेटिंग मॉडेम एंड कम्युनिकेशन चैनल्स आर रेडी फॉर ट्रांसमिशन। ठीक है, जब सारी चीज़ ओके हो जाएगी तो एंड में मॉडेम एक CTS सिग्नल भेजेगा जो बताएगा कि मॉडेम खुद भी ओके है और जो ट्रांसमिशन चैनल है वो भी फुल्ली फंक्शनल है डेटा ट्रांसमिशन के लिए। जैसे ये मिलेगा तो अपना जो टर्मिनल डिवाइस है वो ट्रांसमिशन स्टार्ट कर देगी। इमीडिएटली आफ्टर CTS सिग्नल, ट्रांसमिटिंग टर्मिनल सेंड सीरियल डेटा ऑन इट्स TXD आउटपुट। सिमिलर हैंडशेक टेक्स प्लेस फॉर रिसीविंग डेटा। ठीक है, ये
पूरा स्टेप देखा हमने ट्रांसमिशन के लिए। सेम यही प्रोसीजर हम यूज़ करते हैं जब टर्मिनल डिवाइस डेटा रिसीव कर रहा होता है। हमने देखा कि सीरियल कम्युनिकेशन इतना एफिशिएंट क्यों होती है और इसमें एरर क्यों कम आता है, क्योंकि एक्चुअल डेटा ट्रांसफ़र करने से पहले दोनों साइड से कंफर्मेशन आता है कि जो ट्रांसमिटिंग डिवाइस है वो भी फंक्शनल है, जो रिसीविंग डिवाइस है वो भी फंक्शनल है, और जो ट्रांसमिटिंग मीडियम या ट्रांसमिटिंग चैनल है वो भी ओके है। इन तीनों चीज़ का कंफर्मेशन आता है, उसके बाद ही एक्चुअल डेटा ट्रांसफ़र होता है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। गुड बाय।